पिछली बार हम और कॉन्फिडेंस में थे। तो सुन लिया आपने, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बीजेपी को 2018 के चुनाव में कम सीटें मिली थीं। ये बात भी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मान रहे हैं। अब उनके बयान के मायने भी निकाले जाने लगे हैं। क्या विजयवर्गीय ने ओवर कॉन्फिडेंस की आड़ में बीजेपी की कुछ ऐसी गलतियों की ओर इशारा किया जो उसने 2018 में की थी? खैर, विजयवर्गीय के मुताबिक बीजेपी अब ओवर कॉन्फिडेंस वाली गलती नहीं दोहराने वाली। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी सीरियस है। पिछली बार हम और कॉन्फिडेंस में थे, इस बार हम और कॉन्फिडेंस में नहीं हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की बात बीजेपी के अंदर से उठी तो कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में है। देखिए, सीरियस 2018 में भी नहीं थे और अभी भी नहीं। सीरियसनेस का मतलब होता है जनता के प्रति आपकी जवाबदेही। 2018 के पहले का मध्य प्रदेश का जो जंगल राज था, वो सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के क्या हालात थे। अभी 2023 के इलेक्शन में भी वो जस के तस व्यवस्थाएं हैं। जनता के साथ जो किए गए वादे या संकल्प तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ये वादे ही कहते हैं, वादों की सरकार है, तो और कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर बीजेपी ने 2018 के चुनाव नतीजों को काफी गंभीरता से लिया है। कहां और क्या कमी रह गई, इसकी समीक्षा भी गहराई से की गई है। लेकिन 2018 के चुनाव से सबक सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी लिया है, क्योंकि 2020 में अपने ही घर को नहीं संभाल पाने की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। हालांकि अब बीजेपी और कांग्रेस 2023 के चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंस दिख रही है। सवाल नंबर 1, कैलाश विजयवर्गीय के बयान के क्या मायने हैं? सवाल नंबर 2, 2018 के चुनाव से बीजेपी और कांग्रेस ने क्या सबक लिया? सवाल नंबर 3, 2023 के चुनाव में 2018 से लिया सबक कितना असरदार रहेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कॉन्फिडेंस वाली सियासत। जिंदगी हो, पार्टी हो, चुनाव हो या जिंदगी का कोई भी मोर्चा हो, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो बड़ा अंतर पैदा कर देता है। और कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बड़ी बारीक सी रेखा होती है। और अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में तब पता चलता है जब सफलता नहीं मिलती है और आपको लगता है कि आप तो सफलता के पूरी तरह से हकदार थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ, तो ये मालूम पड़ता है कि ओवर कॉन्फिडेंस था कुछ। और ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे फैसले जो जिस समय आप प्रतियोगिता में, चुनाव में शामिल हो रहे हैं, उस समय आपको लगता है कि निर्णय एकदम ठीक हैं, लेकिन दरअसल उनमें कुछ ना कुछ हो सकता है, बहुत माइक्रो लेवल पे कोई त्रुटि रह गई हो, लेकिन सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। तो कई बार माइक्रो मिलीमीटर में की गई गलती भी आपको सफलता से काफ़ी दूर ले जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये समझ आना चाहिए, नहीं तो कई बार आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ही बना रहता है जब तक कि पूरी तरह से आपका नुकसान नहीं हो चुका होता। कैलाश जी का ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी खूबियों पर बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं ही इतराती है, भीतर की स्थिति बीजेपी जाने, लेकिन अपनी कमज़ोरियों का मूल्यांकन काफ़ी करने की कोशिश करती है। और अगर ये प्रक्रिया इस बार जारी है तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। और ओवर कॉन्फिडेंस में दोनों ही पार्टियां इस बार नहीं हैं। एक से 2018 में चूक हुई और एक से 2019 के अंत में चूक हुई। 19-20 में जब बनी बनाई सरकार गिर पड़ी और गलतियां आप ही की थी, यानी कांग्रेस की थी। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर लीडर, युवा नेता, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। उनके काउंटर पार्ट हैं कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब, उनका बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत। और संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत। संदीप जी, कैलाश जी का ये कहना मायने किस तरह देखते हैं आप?
कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों ही पार्टियां भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है इस बार, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए शरद जी, ओवर कॉन्फिडेंस का तो तब पता चलता है जब बात आगे निकल जाती है, या यूँ कहें कि नतीजे सामने आ जाते हैं। कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको सफलता के रास्ते पर बढ़ना है, तो कॉन्फिडेंस तो जरूरी है आपके अंदर। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो या टीम हो या व्यक्ति हो, अगर वो गलतियों से सीख नहीं लेता है तो वो सफलता का रास्ता अगला तय नहीं कर पाता है। अगर दोनों राजनीतिक दलों ने, जैसे कैलाश जी ने कहा कि हम लोग पिछली बार ओवर कॉन्फिडेंस में थे, अगर इस बार कॉन्फिडेंस में है और पिछली गलतियों से सीख ले रहे हैं तो आपको राजनीतिक तौर पर लाभ होगा। अगर सिर्फ कहने के लिए कहा गया है कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस की बात, तो वो तो आगे चल के पता चलेगी। सीख अगर बीजेपी ने ली है और कांग्रेस ने ली है, तो मुझे लगता है कि इस बार का मुकाबला बहुत रोचक होगा और दोनों को उम्मीद दिखेगी कि वो सफलता के रास्ते पे बढ़ सकते हैं। संदीप जी, जिस तरह के हालात दोनों ही पार्टियों ने देखे हैं, ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि दो पार्टियों का इस बार जनादेश जनता के सामने होगा। 3.5 साल 13-14 महीने, बीजेपी का 3.5 साल, कांग्रेस का 14 महीने, दोनों से ही गलतियां हुई। अगर माने गलतियों की बात, 2018 में गलती ही थी कि आप नज़दीक आकर भी चूक गए और कांग्रेस नज़दीक पहुंचकर सफलता हासिल करके चूक गई। तो ओवर कॉन्फिडेंस की कोई वजह देखते हैं आप इसके बाद भी? मुझे लगता है शरद जी, कई बार मुगालते हो जाते हैं हम लोगों को, कुछ चीज़ें हमें दिखने लगती हैं और उसका वही ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। तो अगर वाकई में दोनों ने सीख लोगी, जैसा मैंने पहले कहा, तो मुझे लगता है कि मुकाबला रोचक होगा और कोई मुगालते में होगा तो वो बड़ी हार पा जाएगा। बिल्कुल सही कहा। और दूसरा, कई बार बहुत ज़्यादा ओवर स्टडी भी नुकसान कर देती है, तो उससे भी दोनों दलों को बचना होगा। जैसे कहा जाता था हमारे समय में, शायद अभी भी युवा पीढ़ी कहती हो तो पता नहीं, कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। अगर आप सेलेक्टिव स्टडी में जाएंगे, बहुत रिलैक्स मैनर में परीक्षा में अपीयर होंगे तो बेहतर होगा। फिरोज सिद्दीकी साहब, रिलैक्स तरीके से स्टडी और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना और अपने मजबूत प्रतिद्वंद्वी पर पूरी निगाह रखना, कहाँ खड़ी है कांग्रेस? देखिए, आप देखिए शरद जी की 2017 से ही मैं कहूँ, जब से हमने चित्रकूट का उपचुनाव जीता था, तब से निरंतर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालात ये हो गए कि 2018 में हमने सरकार बना ली। अब वो भी हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था कि 2020 में जो हमारी सरकार चली गई, ये हम कभी नहीं सोच सकते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो हमको छोड़ के चले जाएंगे और इतने सारे एमएलए अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन एक कहावत है ना कि घर में आग घर के दिए से ही लगती है, तो घर के दिए ने हमारे घर को जला दिया। ये हकीकत है। इससे तो इसमें कहीं कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस का सवाल नहीं था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आज भी चल रही है। इनकी सरकार का परफॉर्मेंस आपको देखिए तो भी वही स्थिति है, और आप संगठन के रूप में काम करके देखिए तो भी वही स्थिति है। अब एक विधायक जो है दूसरी पार्टी बना रहे हैं, नारायण त्रिपाठी जी, आज ही मुझे ये जानकारी मिली है। भंवर सिंह शेखावत जी ने तो पत्र लिख के नाराज़गी जाहिर की कि साहब मीटिंग में नहीं बुलाया गया। तो यानी जब पार्टी संघर्ष के दौर में आगे और एक सेना को लामबंद करने की स्थिति में होती है, तब भी वो अपने जो प्यादे मोहरे सैनिक सेनापति जो भी कह लीजिए, वो उनको इकट्ठा नहीं कर पा रही। और जहाँ तक परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो उसमें भी सरकार का कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जितनी है सिर्फ बातें हो रही हैं, काम तो कुछ हो नहीं रहा सरकार में। तो ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस कॉन्फिडेंस में आप देखिए, कमलनाथ जी हमेशा चेताते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर आप लोग नज़र रखिए। वो हम लोगों को कहते रहते हैं कि आपको बूथ पे काम करते रहना है और एक एक वोटर को जोड़ते रहना है। सरकार हम जरूर बनाएंगे, लेकिन हमको वोटर को अपने साथ जोड़ के उसको पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है। कांग्रेस बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, लेकिन हाँ, आत्मविश्वास में हम ज़रूर हैं और पूरा कॉन्फिडेंस हमें अपने आप के, हमारे नेतृत्व कमलनाथ जी के ऊपर, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर, और अपना पूरा विश्वास है कि हम जो हैं ये चुनाव हम जीतेंगे 2023 का। डॉक्टर वाजपेयी, जिस तरह से फिरोज सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, आपके यहाँ परंपरा थोड़ी भिन्न है। कांग्रेस में जिस तरह का एक अलग मिजाज की पार्टी है, बीजेपी से तुलना करें तो आपके यहाँ भी शायद अंदरूनी बैठक में कहा जाता होगा कि कमलनाथ जी को लेके थोड़ा सा देखिए ज़रा, पिछली बार उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बन गई थी, सावधान रहना है। कांग्रेस की तरह खुल के मीटिंग्स में इस तरह की बातें तो हम लोग नहीं सुनते हैं, अंदर की बात आप जानें। लेकिन मुझे लगता है कि कैलाश जी ने जो बात की है, चुनाव के माहिर रणनीतिकारों में से एक हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो,
और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उनके थोड़े कहे को भी अधिक माना जाए। देखिए शरद जी, ये सब तो बहुत पैतरेबाजी की चीज़ें हैं और चुनावी रणनीति का ज़्यादा हिस्सा है, तो इस पे तो अपन बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारा मूल प्लैंक क्या रहने वाला है जिससे कांग्रेस भी घबराती है। और मूल प्लैंक, और इसीलिए हमको सर 2018 में कांग्रेस से ज़्यादा मत मिले। हमारे पास सीटें कम आई लेकिन हमारे पास मत ज़्यादा थे, तो वो हमको संकेत देता है कि पब्लिक हमको पसंद करती है, पब्लिक शिवराज जी को पसंद करती है, उनकी स्कीम्स को पसंद करती है। लेकिन हाँ, जो बातें रही है, कैलाश जी ने जो कही है, उसको आगे बढ़ाते हुए बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य है जून में अभी करीब 50 लाख प्लस हमारे लाडली बहन के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हम डिलीवरेबल्स पर जाएंगे, वो हम करेंगे। आज की ही कैबिनेट में फैसला हुआ है कि जो मोटे अनाज का हम लोगों ने जो घरेलू अनाज है उसका जो हमने कैंपेन लिया है, उसमें हम किसानों को 80% सब्सिडी पर आज की कैबिनेट का निर्णय है कि हम बीज उपलब्ध कराएंगे। तो हम तो किसानों को एक बहुत बड़ा हम कोशिश करेंगे सितंबर तक इस साल की, क्योंकि आचार संहिता से पहले ये हो जाए, किसानों को बड़ी संख्या में जो राशि हमारी किसान कल्याण कोष की जाती है वो उनको डिलीवर हो जाए, जिससे कि सीधी राहत मिले। ठीक है, चुनाव में देखेंगे शरद जी, कोई हारेगा जीतेगा वो एक अलग विषय है, लेकिन जब हम डिलीवरेबल्स पर काम करेंगे, वहीं ठीक उल्टा आपने बिल्कुल ठीक कहा, भाई कन्यादान बंद कर दिया, लाडली लक्ष्मी बंद हो गई, प्रधानमंत्री आवास की किस्त नहीं गई, फसल बीमा योजना की किस्त नहीं गई, तो जनता के सामने ये डिस्कशन भरपूर होता है, होता रहा है, होता रहेगा। और यही कारण है कि कांग्रेस डिलीवरेबल्स पर बहुत बात नहीं कर, लुक्रेटिव बात कर सकती है, जैसे कि शिवराज जी की बहुत अच्छी योजना है तो उन्होंने तो तत्काल कहा कि हम 1000 की बजाय 1500 देंगे। लेकिन व्यक्ति पूछता है, भाई जब आप आए थे तब क्यों नहीं आपने ये सोचा? भाई ये सारी योजनाएं शिवराज जी के दिमाग में क्यों आती है, चाहे जितनी आती है। ये कोई योजना आपने, बल्कि कर्ज माफ़ी आप लेकर आए आयरॉनिकली, और नीले पीले काले और हरे फॉर्म में वो उलझ कर रह गई, और जनता बेहतर जज है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भले ही कोई कितने ही दावा करता रहे। और उसका परिणाम आपने देखा कि मंदसौर जैसे क्षेत्र में भी शरद जी ये लोग सीटें नहीं निकाल पाए, जबकि वहीं आंदोलन किया था और 5 पदाधिकारी कांग्रेस के सश्रम कारावास के भागी दंगों में मंदसौर के बने हैं। ये अच्छी बात है कि अब तक ट्रायल भी पूरा हो गया है। तो ये चीज़ें हम जनता के सामने रखेंगे, डिलीवरेबल्स पर हम बात करेंगे, जो पुराणिक साहब ने कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 2023 का विधानसभा और 24 की लोकसभा शरद जी डिलीवरेबल्स पर 80% निर्भर करेगी, 20% दलों के अंदर के मैनेजमेंट पर रहेगी, और वो ठीक है, आप अपने उसको डिसाइफर करिए, मैं आपके पूरे पैकेज से सहमत हूँ। संदीप जी, जो महत्वपूर्ण बात है बीजेपी के संदर्भ में जो अभी हम सुन रहे हैं कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व की एक भूमिका बड़ी अलग है, मतलब जिसको आप कहते हैं कि फाइनल टच जो करेगा वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, ऐसा समीक्षकों के जरिए, राजनीतिक समीक्षकों के जरिए हम सुन रहे हैं। और इसमें सबसे, किसी भी राजनीतिक दल की सबसे जटिल प्रक्रिया चुनाव पूर्व की होती है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जब अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी की भी रुचि और अभिरुचि की बातें सामने आएंगी, तो ये प्रक्रिया काफ़ी वैसी नहीं होगी जिसमें हम कहते हैं कि सर्जरी के दौरान पेशेंट को काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ा। इस प्रक्रिया में काफ़ी लोग हो सकता है कि वंचित रहें, लेकिन उनके पास कोई बहुत बेहतरीन फार्मूला भी सामने आए। 3 बार के टिकट मिल चुके, 5 बार के मिल चुके, जो भी जैसी चर्चा हम सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक बीजेपी के लिए एडेड एडवांटेज है कि कई बार आप जब खुद फैसले करते हैं, जैसे हम रोज खुद को आईने में देखते हैं, तो कई अपने चेहरे के कुछ नुक्स हमें नजर नहीं आते क्योंकि हम रोज देखते हैं, अब की बार एक और कोई हमसे सीनियर आदमी हमारा चेहरा देखेगा। शरद जी, स्वाभाविक सी बात है, जब हमसे दूर का कोई आदमी चीज़ देखता है तो बेहतर समीक्षा करता है, बेहतर फैसले लेता है। जो परंपरा है या बीजेपी की फैसले है वो एक फिल्टर करके चलते हैं, वो सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते हैं। इस बार जो चीज़ें हम लोग सुन रहे हैं कि प्रदेश की बजाय राष्ट्रीय नेतृत्व बड़े फैसले लेगा, तो ये फैसले निर्मम भी हो सकते हैं शरद जी, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है बेहतर उम्मीदवार जीत देना और चुनाव जीतना।
तो मुझे ये लगता है कि इस बार के जो फैसले होंगे वो जो आपने कहा 3 बार 5 बार चुनाव जीते हैं, कई ऐसे दिग्गजों को भी मैदान से बाहर होना पड़ सकता है जो आस अभी लगाए बैठे हैं। क्योंकि अगर केंद्रीय नेतृत्व का दखल रहेगा, जैसी चर्चा भी है और बात कही भी जा रही है, काफ़ी हद तक सही भी है वो, क्योंकि गुजरात मॉडल हमने करीब से देखा है कि उन्होंने बड़ा फैसला लिया था। तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी उस तरह का फैसला हो, तो वो मेरा और तेरा का फैसला नहीं होगा शरद जी। इसमें मेरे और तेरे करीबी नहीं होंगे, बल्कि वो लोग होंगे जो वाकई में पार्टी के हैं और पार्टी के लिए काम करते रहें और जिनकी जीतने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे फैसले होने की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी एक ऐसे ही किसी सर्वे की भी चर्चा हम सुन रहे हैं, हालांकि इट इज़ टू अर्ली, लेकिन जिसमें बीजेपी को एक कंफर्टेबल पोजीशनिंग में दिखाया गया है। ऐसा दावा सामने आया है कि वो जो सर्वे, प्री पोल सर्वे आना अब शुरू हो गए हैं, 6 महीना बचा है, तो उसमें बीजेपी को कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाया गया है। लेकिन अभी काफ़ी जल्दी है। लेकिन फिर भी अगर ये माने तो ये डबल इंजन का जो नारा है बीजेपी की तरफ से, जो उसको लेकर अंदर खाने से कुछ प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंची हैं, उसमें यही कहा गया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज जी के चेहरे की मान्यता की तरफ ये बात इशारा करती है। बहरहाल ये तो 2023 के नतीजे बताएंगे। फिरोज साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी ने कुछ चुनावों के समीकरण जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव की हम बात करें, 2022 का चुनाव था जहाँ तक मुझे याद है, और 21-22 का, और गुजरात के चुनाव का भी जो जिस तरह से नक्शा बदला गया वो भी बहुत चर्चित रहा। इसके फ़ायदे तो मिलते हैं जब कुछ इलेक्शन के अधिक बड़े जानकार, कुछ अधिक एक्सपर्टाइज के साथ सामने आते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा नहीं है कि इसकी कमी है। खुद कमलनाथ जी अपने आप में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी बाहर से कुछ सहयोग, समर्थन की ज़रूरत तो पड़ती है। मिल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, समर्थन तो कांग्रेस के पास है, सबसे बड़ा समर्थन होता है जनता का। और जो हमारे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो संगठन के मूल रूप से व्यक्ति हैं और वो संगठन को जिस तरीके से चला रहे हैं वो उसका फ़ायदा निश्चित ही कांग्रेस को मिलेगा। और ये अभी जो आपने कहा कि जैसे यूपी है या गुजरात है, ये हिमाचल की बात नहीं करते। हिमाचल में प्रियंका गांधी जी लाई थी 1500 रुपये महिलाओं को पेंशन देने की, 1500 रुपये जो है सहायता राशि देने की, और हिमाचल में हमने लॉन्च भी कर दी, मिल भी रही है लोगों को। अब कर्नाटक का जहाँ तक सवाल है, तो अभी कर्नाटक का चुनाव पूरा हो जाने दीजिए। मैं एक लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ कि इनकी ऐसी धुलाई होगी कर्नाटक में कि ये अपने आप पूरा नरेटिव ही चेंज हो जाएगा। ये सब डबल इंजन की सरकार और हमारी ये योजना, ये सारी योजनाएं भूल जाएंगे। जहाँ तक डिलीवरेबल्स का सवाल है, 27.5 लाख किसानों की कर्जा माफ़ी हमने की है, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानकारी दी है। तो 27.5 लाख तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाएगी लोगों तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए। उसके बाद तो बहुत सारी हमारे पास योजनाएं हैं, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली है, बहुत सारी योजनाएं हैं। और एक चीज़ है कि जो 11 महीने में हमने सरकार चलाई है, वो 11 महीने की सरकार की उपलब्धियां जो हैं वो सामने रहेंगी जनता के, कि ये देखो हमने इतने दिन में ये काम करके दिखाएं। 5 साल कमलनाथ जी को मौका दीजिए आपको, और हम ये करके दिखाएंगे। तो हम जो है इस कैंपेन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने वाले। हमको जो सपोर्ट चाहिए, हमको सपोर्ट सब तरफ से मिल रहा है। और सभी अब तो दूसरी पार्टियां भी जो हैं वो पूरा विपक्ष एकजुट हो गया केंद्र की राजनीति में, और केंद्र से जो हमको समर्थन मिलना चाहिए वो मिलेगा। और आप देखिए कि हमारे सब नेता पूरे मैदान में, जेपी अग्रवाल साहब कल आ रहे हैं ग्वालियर, वो 17 तारीख तक ग्वालियर चंबल संभाग में रहेंगे। दिग्विजय सिंह जी 5 दिन है, 5 दिन वो अलग अलग विधानसभाओं में रहेंगे। तो हमने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कुछ चुनाव के भी विश्लेषणकार और कुछ पहले कभी बीजेपी के साथ रहे लोगों की चर्चा भी हो रही है, पता नहीं कितनी सत्यता है। देखिए, चुनाव है, कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि जहां भी हमारा ग्राउंड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी जिला कांग्रेस कमेटी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जिसकी भी अनुशंसा कर देंगी कि इसको पार्टी में ले लिया जाए, इसको टिकट दे दिया जाए, उसको टिकट भी दे देंगे और हम पार्टी में भी ले लेंगे। ये बिल्कुल क्लियर। और अगर हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी अनुशंसा नहीं करेंगी, तो कोई कितना भी ताकतवर हो, आप पार्टी में की सदस्यता लेने से तो कांग्रेस किसी को मना नहीं कर सकती। आप सदस्यता ले सकते हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करिए, स्वागत है आपका। चलिए, ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। और ये तो ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा कि कमलनाथ जी और उनकी टीम ने कोशिश नहीं की है।
लेकिन अंतिम फैसला नतीजे आने के बाद ही होगा कि आपने अपनी इन निचले लेवल की इकाइयों को कितना निरपेक्ष और कितना सत्यनिष्ठ बनाया है कि वो जो अनुशंसाएं कर रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा, क्योंकि बीजेपी में ये परंपरा रही है और अब बीजेपी में उस परंपरा को लेकर भी चुनौतियां सामने आई हैं और 2018 में इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। डॉक्टर वाजपेयी, बड़ा सवाल यही है कि आपकी जो इकाइयां हैं जो टिकट चयन के लिए अपनी सिफारिशें करती हैं, वो बात तो नीचे से भी शुरू होती है और ऊपर से भी शुरू होती है, लेकिन असली फीडबैक आता है कि जैसे दो नेता मेरे सामने हैं कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी और फिरोज सिद्दीकी कैसे हैं साहब। एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन आता है कि बढ़िया है, टिकट दिया जा सकता है, निकाल लेंगे, स्वच्छ छवि है, पढ़े लिखे हैं, सुपठित हैं, बोलने में अच्छे हैं। ये परंपरा आप ही के यहाँ नहीं, सभी राजनीतिक दलों में क्षरण की तरफ पहुंची है। आपने उत्तर प्रदेश में बेहतर किया, गुजरात में बहुत बेहतर किया, नतीजे सामने। देखिए शरद जी, आपने अपनी ही वक्तव्य को थोड़ा सा विरोधाभासी बना दिया और हमारे पक्ष में ला दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमने गुजरात में इसको किया, उत्तर प्रदेश में किया, ये मैं सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉक में आ गया था, क्योंकि हम लोग तो इस चीज़ के लिए बदनाम है कि हमारे को क्या देना है। देखिए, आपका दर्शक ये जानना चाहता है, उसको कांग्रेस बीजेपी की तूतू में ठीक है, उसको अच्छी लगती है, लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं कि धो डाला तो मैं इनको बदले में बोलूं कि मैं कर दूंगा, तो डजंट मेक एनी सेंस। तो हम कैसा प्रत्याशी देंगे, आपका मूल प्रश्न है। तो देखिए साहब, गुजरात में हमने किया और आपने देखा 2/3 बहुमत से हम चौथी बार 5वीं बार वहाँ पर चुनाव में गए, उसके बावजूद भी हम लेकर आए। तो उसका कारण बहुत बड़ा प्रत्याशी होता है, क्योंकि उसको लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया राज का समाप्त होना, उस प्रकार के राजनेताओं का घर बैठा दिया जाना और सभी दलों के जो इस प्रकार के प्रवृत्ति के लोग थे उन पर रोक लगने से आम आदमी खुश है कि वहाँ रोजगार और महिला सुरक्षा और सब पे बड़ा काम हो रहा है, इसलिए हमको वहाँ पर एक ट्रायम्फेंट विक्ट्री मिलती है। तीसरा उदाहरण हमारा कर्नाटक का सामने, पूर्व संध्या पर बात कर रहा हूँ शरद जी, समझिएगा इस बात को कि अभी आप कर्नाटक की सूची आने दीजिए, आपको उसी प्रकार देखिए जन अपेक्षाएं हैं, दिखेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि हमको बेदाग छवि का नेता देना है। देखिए, आज आदमी विधायक कैसा चाहता है, वो वाकई में बेदाग छवि का व्यक्ति चाहता है। वो चाहता है उसके विधायक की आमदनी का स्रोत, घर कैसे चलता है, क्योंकि आज तक हमको नहीं पता राहुल जी का घर कैसे चलता है। तो ये सवाल हम उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? तो जब हम ये उठाते हैं तो हम, जनता इसका जवाब हमारे प्रत्याशियों से भी मांगती है, और चाहे हम इसकी बात करें या नहीं करें। तो दूसरी चीज़, स्वच्छ छवि का व्यक्ति जो व्यावसायिक रूप से भी क्लीन हो और लोगों की जन अपेक्षाओं के लिए जिसमें सेंसिटिविटीज़ हों। और इसीलिए आपने सांसदों के चयन की प्रक्रिया हमारी देखी होगी, हमको सफलता भी मिली, हमने छिंदवाड़ा की सीट छोड़कर बाकी सब जगह इसको प्राप्त भी किया। तो आप ये देखेंगे बावजूद 18 के हमारी हार के पश्चात भी। तो जो आपका सवाल है बहुत सीधा है, सरल है, और उसका हमारा शीर्ष नेतृत्व उतनी सहजता से समझता भी है। लेकिन मुझे कोई आवश्यक नहीं कि मैं आपके सामने बहुत डिटेल चर्चा करूं। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं, आपके और दर्शकों के मनोनुकूल यदि कोई निर्णय दे सकता है तो आज भारतीय जनता पार्टी ही है, और हम आपके विश्वास को कायम रखेंगे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कहा कि बहुत सीधा सवाल, मैं उसको और सीधा करके आपकी तरफ ला रहा हूँ। ये सही है कि बीजेपी छवि को लेकर अत्यधिक चिंतित और कॉन्शियस पार्टी रहती है, बल्कि कई लोग तो, यही कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बार हमसे बातचीत में कहा था कि हम इसको लेकर इतने चिंतित होते हैं कि कई बार अपने लिए ही मुश्किलें पैदा कर लेते हैं, खुद इतना ज़्यादा सवाल करते हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी में स्वच्छ छवि का मुद्दा तो है ही, और हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि जितने लोग इनके यहाँ जीत कर आए हैं उनमें से कईयों पर सवाल हैं स्वच्छ छवि को लेकर, लेकिन इनके यहाँ चुनौती है 3 बार की, 5 बार की, 6 बार की, 8 बार की, क्योंकि बीजेपी में चुनौती दागदार छवि की नहीं है, अधिक बार जीतने के जनप्रतिनिधियों की चुनौती है, और इससे निपटना आसान नहीं है। कोई खामी आप निकाल नहीं सकते। जीत रहा है साहब, इस बार भी जीतेगा। अब सवाल यह है कि तीसरे वाले को चौथी बार मौका दें, 5वीं वाले को 6ठी बार मौका दें, 7वें वाले को 8वीं बार मौका दें, कि दूसरे स्वच्छ छवि वाले डॉक्टर हितेश वाजपेयी और फिरोज सिद्दीकी को मौका मिले रिस्पेक्टिव पार्टीज में। जी शरद जी, ये बात सही है कि जो कई बार से जीतते आ रहे हो, चुनौती तो है। आपको बीजेपी के संगठन पे जाना होगा पहले तो,
बीजेपी ने कर दिखाया ना कि जिला अध्यक्ष उनके 45 साल के 50 साल के अंदर के हैं सारे। तो वो जो आप कहते हैं वो आपका करते नजर आना चाहिए शरद जी। समाज के सामने जो आप बोलते हैं वो दिखना चाहिए कि आप ये वाकई में जो कह रहे हैं साफ स्वच्छ छवि के लोग हम सामने लाएंगे और युवा पीढ़ी को मौका देंगे। जब आप ये कहते हैं हम युवा पीढ़ी को मौका देंगे तो आपको नए लोगों को सामने लाना होगा। और कई लोगों के लिए रुचिकर नहीं होते हैं ये फैसले, उन्हें लगता है कि ये फैसला गलत हो गया, लेकिन अगर राजनीतिक दल इस तरह के फैसले करते हैं और युवाओं को सामने लाते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं तो मुझे लगता है कि उस दल की छवि जनता के बीच और मजबूत होती है। और मुझे लगता है कि हर समय जो सेक्रीफाइस का नज़रिया है वो भी बदलता है। किसी परिवार में जहाँ बिजनेस की परंपरा है, बहुत समृद्ध तरीके से आगे बढ़ने वाला परिवार है, लेकिन 55 साल की उम्र में भी परिवार का मुखिया कहता है कि अब 23 साल के बेटे को मौका मिले, इसलिए अब मैं थोड़ा अपना इन्वॉल्वमेंट कम करता हूँ। अब समय वो नहीं है जो 90 में था। समय अब शायद ये है कि खुद विलिंगली बीजेपी के ऐसे लीडर सामने आए, लेकिन ये बहुत कठिन है, कल्पना की बात है, यूटोपियन स्टेट है। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं तब कर्नाटक में बीजेपी के बिल्कुल ईश्वरप्पा जी के बीजेपी के एक बड़े नेता जो हैं वहाँ की राजनीति के, उन्होंने वॉलंटियरली अपने को इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से किनारे करने की बात कहते हुए खुद वो किनारे की तरफ बढ़े हैं। अब दबाव में बढ़े हैं, स्वेच्छा से बढ़े हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, उम्मीद की जानी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बीजेपी में डिबेटेबल हैं आज की राजनीति में, लेकिन अगर ये प्रक्रिया मन से होगी, स्मूथ होगी, नई पीढ़ी को बहुत बिना किसी कड़वाहट के मशाल थमाई जाएगी, बीजेपी का इकबाल बुलंद होगा। क्योंकि यहीं आकर राजनीतिक दल जो हैं वो टर्मोइल में आते हैं और उनकी नैया डगमगाती है। बहरहाल 2023 बताएगा क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में इस पूरे ऑपरेशन को स्मूथ रखती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, बहुत धन्यवाद फिरोज सिद्दीकी साहब, बहुत शानदार शांतिपूर्ण बातचीत के लिए, और बहुत शुक्रिया संदीप पौराणिक जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा बेमितरा, ये आग कब बुझेगी। नमस्कार।